क्या होगा अगर मौत आपको घूरती है और सिर्फ इंतजार करती है कि आप पलट कर देखें? यह आपकी कल्पना, इमेजिनेशन नहीं है। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, यह एक निमंत्रण है। एक शक्ति जो आपके अंदर सोई है, वही संचालन शक्ति, ऑपरेंट पावर, जो मरे हुओं को जगाती है। आप हमेशा सोचते थे कि डर बाहर से आता है, परछाइयों से, खामोशी से, लेकिन असली डर वह चेतना, कॉन्शियसनेस है जो उन परछाइयों को आपकी ओर खींचती है। आज हम उन दरवाजों के बारे में बात नहीं करेंगे जो बंद रहने चाहिए। हम उस चाबी के बारे में बात करेंगे जो आपके पास है। इस कहानी के अंत तक आप मुर्दा घरों से नहीं डरेंगे, आप खुद से डरेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जिसे आप जीवन कहते हैं वह बस एक ध्यान है जिस पर वे टिके हुए हैं, और आपने अभी अभी उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। आप जानते हैं 19 साल का होना कैसा होता है। वह उम्र जब आप अजेय और खोया हुआ महसूस करते हैं, सब एक ही समय में। यही मेरी अवस्था स्टेट थी जब मैं सलेम में अपने चाचा के फ्यूनरल होम में रहने आया। एक विक्टोरियन इमारत जो अनकहे रहस्यों के बोझ तले चरमराती थी, जहां लिली और फॉर्मेल्डिहाइड की गंध हर चीज में बस गई थी। मेरे चाचा कम बोलने वाले और नियमों के पक्के आदमी थे। नियम 1, आधी रात के बाद कभी भी, किसी भी हाल में सामने का दरवाजा नहीं खोलना। नियम 2, तैयारी कक्ष में प्रवेश करने से पहले 2 बार दस्तक देना, उन लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह जो अब सुन नहीं सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे ऐसी गंभीरता से कहा गया था जिसने मेरा खून जमा दिया, कोल्ड रूम में तीसरा ताबूत मत खोलना, कभी नहीं। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों। ऐसी जगहों में आपकी कल्पना, इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और उनकी कल्पना पहले से ही खत्म हो चुकी लगती थी। उन्होंने मुझे मेरे कमरे की चाबियां और एक अंतिम चेतावनी दी, जिसे तुम यहां सच मान लेते हो वह सच हो जाता है। अपने विचारों से सावधान रहना। यह तो बस आने वाली चीजों की सतह थी। एक मंगलवार की रात मेरे चाचा को कुछ घंटों के लिए बाहर जाना पड़ा। उन भारी, बिना चांद वाली रातों में से एक, जहां अंधेरा ठोस लगता है। मैं एक क्लाइंट के कागजात निपटाने जा रहा हूं, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखें मुझे बता रही थीं कि यह एक बहाना था। जाने से पहले वह दरवाजे पर रुके। उनका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और उन्होंने मुझे देखा। मैं कोल्ड रूम को ताला लगा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें वहां से कुछ सुनाई दे, चाहे कुछ भी हो, जाना मत। यह वाक्य घर के दमनकारी सन्नाटे में गूंज गया। उस जगह की संचालन शक्ति, ऑपरेंट पावर, खामोशी थी। एक खामोशी जो लकड़ी की हर चरमराती आवाज, फ्रिज की हर भिन भिनाहट को बढ़ा देती थी। लगभग 1:30 बजे मैंने वह आवाज सुनी। एक हल्की सी दस्तक, इतनी हल्की कि मुझे लगा कि यह खिड़की पर एक टहनी है, लेकिन यह फिर से आई। टक टक टक। यह बेतरतीब नहीं थी, यह जानबूझकर थी, और यह सामने के दरवाजे से नहीं आ रही थी, यह अंदर से आ रही थी, कोल्ड रूम के धातु के दरवाजे के पीछे से। यहां से सब कुछ बदल जाता है। जिज्ञासा एक भयानक शक्ति है। यह आत्मा में एक ऐसी खुजली है जिसे शांत करना ही पड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दस्तक जारी रही, हर बार और तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। यह एक आवाज से बढ़कर एक उपस्थिति बन गई, एक बुलावा। मेरी शुरुआती धारणा, असम्पशन, कि यह सिर्फ घर के बैठने की आवाज है, शुद्ध आतंक में बिखर गई। मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे शरीर का हर रेशा चिल्ला रहा था कि मैं भाग जाऊं, खुद को कमरे में बंद कर लूं और सूरज उगने का इंतजार करूं। लेकिन वह आवाज, उसने एक ऐसे सवाल का जवाब देने का वादा किया था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास है। मैंने मास्टर चाबी उठाई, जिसे मेरे चाचा एक धूल भरी दराज में रखते थे। धातु ठंडी थी। कोल्ड रूम तक का हर कदम डर के साथ एक समझौता था। मैंने चाबी घुमाई, ताला एक अश्लील रूप से तेज आवाज के साथ खुला और दरवाजा ठंडी बदबूदार हवा के झोंके के साथ खुल गया। अंदर स्टील के 3 ताबूत थे, 2 बेदाग, गुमनाम। तीसरा, सबसे पीछे वाला, अलग था, पुराना, जंग लगा हुआ। कुछ जगहों पर धातु पिचक गई थी। कोई पहचान पट्टी नहीं, बस सन्नाटा। अब और गहराई में चलते हैं। दस्तक बंद हो गई थी। इसके बाद की खामोशी और भी बदतर थी।
यह एक उम्मीद भरी खामोशी थी। मैं पास गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं पहले ताबूत के पास से गुजरा, कुछ नहीं। फिर दूसरे ताबूत के बगल में मैं रुक गया, किसी चीज को देखकर नहीं, बल्कि किसी चीज को महसूस करके। हवा में एक सूक्ष्म कंपन। मैं झुका। मेरा कान ठंडे स्टील के ढक्कन से कुछ इंच की दूरी पर था और मैं जम गया। मैंने सुना एक धीमी, लयबद्ध, लगभग अगोचर आवाज। एक सांस, धीमी, स्थिर, जैसे कोई गहरी नींद में हो। शुद्ध आदिम आतंक ने मुझे जकड़ लिया। यह तीसरे ताबूत से नहीं आ रही थी, उस पुराने और डरावने वाले से। यह इससे आ रही थी, एक ताबूत जिसे खाली होना चाहिए था। मेरे चाचा कहते थे, एहसास ही चाबी है, फीलिंग इज द की। और मैंने जो महसूस किया वह एक पूर्ण निश्चितता थी। अंदर कुछ जीवित था। मैं बाहर भागा, दरवाजा पटक दिया और उसे बंद कर दिया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से चाबी घुमा पाया। सांस की आवाज अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी और सच्चाई किसी भी बुरे सपने से ज्यादा काली थी। जब मेरे चाचा लौटे तो वे जान गए। उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे देखा, फिर कोल्ड रूम के दरवाजे को, और एक गहरी थकान उनके चेहरे पर छा गई। तुमने उसे खोला है ना? मैंने बस सिर हिलाकर ना कहा। मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वे जानते थे। तुम्हें ताबूत खोलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस दरवाजा खोलना था। तुमने उसे ध्यान दिया। तभी उन्होंने मुझे बताया, तीसरा ताबूत, जंग लगा हुआ। दशकों पहले एक गलत डिलीवरी थी। उनके व्यवसाय संभालने से भी पहले। कोई भेजने वाला नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उनके दादा ने किसी काले कारण से उसे वापस करने से इनकार कर दिया था। यह एक ऐसी चयन, सिलेक्शन थी जिसने परिवार को श्राप दे दिया था। उस ताबूत में कुछ नहीं है, मेरे चाचा ने कहा। उनकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। कभी नहीं था वह चीज, वह सत्ता। उसे शरीर की जरूरत नहीं है, उसे बस पहचाने जाने की जरूरत है। और अब वह जानती है कि तुम उसके अस्तित्व से अवगत हो चुके हो। यू ऑलरेडी आर। वह तुम्हारा पीछा करेगी। सलेम छोड़ने के सालों बाद मैंने सिएटल में अपने दूसरे चाचा के साथ काम करना शुरू किया। सोचा था एक नई शुरुआत होगी, एक अलग दुनिया। लेकिन आप अपनी दुनिया अपने साथ ले जाते हैं। एक दोपहर एक डिलीवरी ड्राइवर आया। उसका चेहरा चाक जैसा सफेद था। वह एक छोटा सफेद बच्चे का ताबूत लाया था। उसकी आंखें मुझसे कह रही थीं कि वह जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता है। मेरे चाचा ने कागजात देखे, या यूं कहें कि उनकी कमी को। कोई नाम नहीं, कोई भेजने वाले का पता नहीं, कुछ नहीं। यह हमारी डिलीवरी नहीं है, उन्होंने ड्राइवर से कहा। लेकिन वह आदमी बस सिर हिलाकर चला गया, जैसे वह किसी श्राप से छुटकारा पा रहा हो। वह ताबूत एक अवांछित चयन, सिलेक्शन था। एक ऐसी चीज जिसे हमारे आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड में जबरदस्ती डाल दिया गया था। और उसके आते ही हवा में एक अजीब सी स्थैतिकता भर गई, जैसे बिजली कड़कने से ठीक पहले होती है। मैं हूं, आई एम। इस एहसास से कांप गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन यह तो सिर्फ सतह थी। मेरे चाचा, जो दशकों से मौत का कारोबार कर रहे थे, बेचैन थे। उन्होंने ताबूत को कोल्ड रूम के एक कोने में रख दिया और मुझसे कहा, उस कमरे से दूर रहना। जब तक मैं यह पता न लगा लूं कि यह क्या है, वहां मत जाना। उनकी आवाज में वही डर था जो मैंने सालों पहले सलेम में सुना था। लेकिन चेतावनी जिज्ञासा को और भड़काती है ना? मेरी कल्पना, इमेजिनेशन, उस सफेद बक्से के अंदर की चीजों के बारे में कहानियां गढ़ने लगी। वह स्थैतिकता, वह अजीब ऊर्जा मुझे अपनी ओर खींच रही थी। एक रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं चुपके से कोल्ड रूम में गया। हवा बर्फीली थी और एक अजीब सी शांति थी। मैं ताबूत के पास गया और मैंने उन्हें देखा। ढक्कन पर पाले की एक पतली परत में 5 छोटी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वे इतने छोटे थे, इतने नाजुक, कि मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। यहां से सब कुछ बदल जाता है। मेरे चाचा ने अपनी जांच की।
उन्होंने पाया कि ताबूत को इडाहो के एक फ्यूनरल होम से भेजा गया था जो 8 साल पहले बंद हो गया था। यह बात किसी भी तर्क से परे थी। एक रात मैंने उन्हें कोल्ड रूम में जाते देखा। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैंने दरार से देखा। उन्होंने ताबूत खोला। मैंने उनका मुंह हिलते हुए देखा, जैसे वह अंदर किसी से माफी मांग रहे हों, और उसी पल हॉल की बत्तियां हिंसक रूप से टिमटिमाने लगीं। बाद में जब उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया, ताबूत को सील नहीं किया गया था। अंदर एक बच्ची थी जो ताजा लग रही थी, संरक्षित नहीं, जैसे वह बस सो रही हो। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं, और जब मेरे चाचा ने ढक्कन उठाया, उन्होंने कसम खाकर कहा कि आंखों ने झपकी ली थी। कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, कोई कोरोनर की रिपोर्ट नहीं। एहसास ही चाबी है, फीलिंग इज द की। और उस पल का एहसास शुद्ध तर्कहीन आतंक था। अब और गहराई में चलते हैं। अगले दिन एक महिला आई। वह काली पोशाक पहने हुए थी। उसका चेहरा दुख से ढका हुआ था। उसने अपनी बेटी के बारे में पूछा। वह एक सफेद ताबूत में है जिसके किनारे चांदी के हैं, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। हम दोनों जम गए। किसी को भी उस ताबूत के बारे में नहीं पता था। वह कोल्ड रूम में है ना? उसने पूछा। उसकी आंखें मेरे चाचा की आंखों में झांक रही थीं। मेरे चाचा ने सुरक्षा को बुलाने का नाटक किया, और जब वे मुड़े तो वह चली गई थी, बस गायब हो गई। हमने सुरक्षा फुटेज की जांच की। वह दरवाजे से अंदर आती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर वह बस हवा में विलीन हो जाती है। फुटेज में कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस, किसी तरह उस जगह से जुड़ी हुई थी, लेकिन भौतिक दुनिया से नहीं। वह एक प्रतिध्वनि थी, एक स्मृति जो अपने स्रोत की तलाश में थी, और सच्चाई किसी भी बुरे सपने से ज्यादा काली थी। उस रात मेरे चाचा ने ताबूत को एक पिछले भंडारण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। आधी रात को मैं उस कक्ष में गया। मैंने दरवाजा खोला और मेरा खून ठंडा पड़ गया। ताबूत खुला हुआ था और खाली था। और फिर मैंने उन्हें देखा, सीमेंट के फर्श पर ताबूत से दूर जाते हुए छोटे पाले से बने पैरों के निशान बन रहे थे। वे हवा से ही संघनित हो रहे थे, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य बच्चा गीले सीमेंट पर चल रहा हो। मेरे चाचा ने बाद में कबूल किया कि उन्होंने ताबूत को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ट्रक रहस्यमय तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और जब वह वापस आए तो ताबूत कोल्ड रूम में वापस आ गया था, जैसे उसे कभी हटाया ही नहीं गया हो। मैंने अगले दिन अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन मैं भाग नहीं सका। मेरे चाचा के फोन से खामोश कॉल आते हैं, और हर रात मैं उस बच्ची का सपना देखता हूं जो उस सफेद ताबूत में लेटी है। उसकी आंखें खुली हैं और वह जाग रही है। वह जानती है कि तुम कौन हो। तुम पहले से ही वह हो, यू ऑलरेडी आर, जिसे वह देख रही है। हर शहर का अपना एक अंधेरा कोना होता है, और मिल्वॉकी में मुझे वह कोना मिल गया। मैंने एक स्थानीय फ्यूनरल होम में इंटर्नशिप शुरू की, ये सोचकर कि अब मैं मौत के व्यापार को समझता हूं। मालिक मार्टिन एक शांत, व्यवस्थित आदमी था जिसके चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई मुस्कान रहती थी। उसने मुझे केवल 2 नियम दिए। पहला, मृतकों का सम्मान करो, वे अभी भी सुन सकते हैं। दूसरा, और उसने इसे इस तरह कहा कि मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, कभी भी बेसमेंट में मत जाना। उसने कोई कारण नहीं बताया, और मैंने पूछा भी नहीं। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, यह एक धारणा, असम्पशन थी जिसे मैंने स्वीकार कर लिया था। मैंने सोचा कि यह सिर्फ भंडारण के लिए एक पुरानी, असुरक्षित जगह होगी। मेरी अवस्था, स्टेट, उस समय भोली थी, ये मानते हुए कि सबसे बुरा मैं पहले ही देख चुका था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्तों के बाद मैंने आवाजें सुननी शुरू कर दी। कोल्ड रूम के पास की दीवार के पीछे से एक हल्की खटखटाहट। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि यह पुराने पाइप हैं, लेकिन यह लयबद्ध थी, जानबूझकर की गई थी। जब मैंने मार्टिन से इसका जिक्र किया तो उसकी मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। तुम कभी कभी चीजें सुनोगे, उसने कहा, अपनी आंखें मुझसे हटाते हुए।
उनका जवाब मत देना, जवाब मत देना। जैसे कि दूसरी तरफ कोई कुछ कह रहा था, इंतजार कर रहा था। यह एक भयानक चयन, सिलेक्शन था जो मुझे दिया जा रहा था। या तो मैं इसे नजरअंदाज करूं, या मैं उस चीज से जुड़ जाऊं जो दीवार के दूसरी तरफ रहती है। उस दिन से मैंने उस दीवार को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। यह अब सिर्फ प्लास्टर और लकड़ी नहीं थी, यह एक पर्दा था। यहां से सब कुछ बदल जाता है। मेरी कल्पना, इमेजिनेशन जंगली हो गई। मैं उस दीवार के पास घंटों खड़ा रहता, सुनने की कोशिश करता। खटखटाहट आती जाती रहती, कभी कभी फुसफुसाहट जैसी आवाजें भी सुनाई देती थीं। एक रात जब मैं फर्श साफ कर रहा था, मेरी उंगलियां दीवार पर एक हल्की सी दरार से टकराईं। एक जोड़ जिसे बड़ी चतुराई से वॉलपेपर के नीचे छुपाया गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे दबाया और दीवार का एक हिस्सा चुपचाप अंदर की ओर खुल गया, जिससे एक संकरी अंधेरी सीढ़ी का पता चला जो नीचे जा रही थी। उसी समय मैंने मार्टिन को देखा, जो हॉल के अंत में खड़ा था, अपनी आंखें बंद किए, जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति को दूर रहने के लिए कह रहा हो। उस जगह की संचालन शक्ति, ऑपरेंट पावर, डर थी, और मार्टिन उस डर के केंद्र में जी रहा था। अब और गहराई में चलते हैं। मैं जानता था कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मार्टिन का चेहरा एक चेतावनी थी, लेकिन मैं उस बिंदु को पार कर चुका था जहां डर मायने रखता था। मुझे जानना था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। हवा ठंडी और बासी होती जा रही थी। नीचे एक धातु का दरवाजा था, जिस पर एक भारी पुराना ताला लगा हुआ था। मैंने पास से एक सब्बल उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाजा एक कर्कश चीख के साथ खुला। अंदर का दृश्य मेरे सबसे बुरे सपनों से भी परे था। सफेद प्लास्टिक के बॉडी बैग्स की कतारें थीं, जैसे फ्यूनरल होम इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ हिल रहे थे। धीरे धीरे अंदर से कोई चीज छटपटा रही हो। और फिर मैंने फुसफुसाहट सुनी, इस बार साफ, मेरी मदद करो। ये एक नहीं बल्कि कई आवाजों का कोरस था, जो प्लास्टिक की परतों के नीचे दबा हुआ था। और सच्चाई किसी भी बुरे सपने से ज्यादा काली थी। मैं डर से जम गया था, लेकिन मेरी नजर फर्श पर पड़े एक छोटे बैग पर पड़ी, जो दूसरों से अलग था। वह खोला नहीं गया था। कांपते हाथों से मैंने जिप खोली। अंदर एक बच्ची थी, शायद 7 या 8 साल की, पीली और बेजान। उसकी गर्दन के चारों ओर गहरे नीले रंग के निशान थे। उसके छोटे से हाथ में कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था। मैंने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कृपया, एहसास ही चाबी है। फीलिंग इज द की। और उस पल का एहसास शुद्ध, अकल्पनीय आतंक और दुख का मिश्रण था। मैं कौन था जो यह देख रहा था? मैं हूं, आई एम, एक गवाह, एक ऐसा व्यक्ति जो अब इस भयानक रहस्य का हिस्सा है। मैं नहीं जानता कि उस बच्चे को कौन और क्यों छिपा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं हूं जो यह जानता है। मैं उस रात फ्यूनरल होम से भाग गया और कभी वापस नहीं गया, लेकिन फुसफुसाहट ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। वह अब मेरे आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड का हिस्सा है। एक निरंतर याद दिलाता है कि तुम जो एक बार देख लेते हो, तुम उससे कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम पहले से ही वह हो, यू ऑलरेडी आर। जो रहस्य जानता है, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस अब उनसे जुड़ चुकी है। आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने सुन लिया। यह एक चयन, सिलेक्शन है जो अब वापस नहीं लिया जा सकता। तो अब जब आपके घर में कोई हल्की सी आवाज होगी, कोई फुसफुसाहट जो हवा से ज्यादा कुछ नहीं लगती, क्या आप सच में उसे नजरअंदाज कर पाएंगे, ये जानते हुए कि दूसरी तरफ कौन इंतजार कर रहा है? ये सिर्फ शुरुआत है। अगर इसने आपके अंदर कुछ जगाया है तो अगला वीडियो देखें। अभी क्लिक करें और अंधेरे में मौजूद चेहरे को देखें।